तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 392 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देख लिया कि लू फेंग उसके अंदर आइसेल स्टार के अंदर जाने के लिए प्लान बनाने लगता है और वो टियानचेन के एक सोल स्लेव को ही बुलाता है। यहाँ पे लू फेंग उससे कहता है कि जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें लाइट की स्पीड से यूनिवर्स ट्रैवल करना होगा और जब तुम डार्क यूनिवर्स में जाओगे तो तुम्हें हमें इन कोऑर्डिनेट्स पे जाना होगा और तुम्हें फिर वहाँ पे जाते ही एक्चुअल यूनिवर्स में आ जाना होगा। लू फेंग वहाँ पे स्टार मैप का प्रोजेक्शन करता है और यहाँ पे लू फेंग उसे स्टार मैप में वो प्रोजेक्ट करके दिखाता है और वो कहता है कि ये उन्हीं स्टार में से मौजूद है और वो उसे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन दे देता है। यहाँ पे वो कहता है कि जब तुम यहाँ पे अपीयर हो जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे आइसेल स्टार से 16 मिलियन किलोमीटर दूर जाना है। याद रखना कि तुम्हें अपने मिनी स्कैनर को एक्टिवेट कर रखना होगा और तुम्हें अपने सारे ट्रैक्स को भी डिटेक्ट नहीं होने देना चाहिए। यहाँ पे किसी को पता नहीं लगना चाहिए तुम्हारे बारे में। अब यहाँ पे लू फेंग उससे कहता है कि वहाँ पे एक मेटल बोर्ड होगा, तुम्हें वहाँ पे जाना होगा और उससे वहाँ पे एक मेटल बोर्ड को सर्च करना होगा और ये ऐसा ही तुम्हें दिखता होगा। और लू फेंग उसे हर एक चीज़ समझाने लगता है कि अगर मंकी को कुछ नहीं समझ में आया तो वो उसे पर्सनली बाद में भी बता सकता है। अब यहाँ पे लू फेंग उससे कहता है बहुत अच्छे, तो यहाँ पे आगे जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हें लीड करूँगा। तो यहाँ पे मंकी भी कहता है ठीक है और अब फिर लू फेंग उसको ऑर्डर देना शुरू कर देता है। मंकी भी यहाँ पे लू फेंग के ऑर्डर को बिना किसी हेजिटेशन के मान रहा होता है क्योंकि यहाँ पे वो उसके ऑर्डर को नहीं मानेगा क्योंकि वो उसे लू फेंग के ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा क्योंकि उसका मास्टर जो टियानचेन था वो लू फेंग के अंदर कंट्रोल में आ गया था और जब उसका सोल को लू फेंग कंट्रोल करता है तो ऑब्वियस सी बात थी कि वो भी लू फेंग के कंट्रोल में आ जाएगा। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उसी वास्ट स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग छिपा हुआ होता है। उसने अपने मिनी स्कैनर को भी एक्टिवेट किए हुए था और बगल में ही उसके पास डेविल सेल मंकी होता है जिसके बाद वो उसको ऑर्डर करते हुए कहता है कि इसी की तरह तुम्हें अपने लाइट स्पीड में एक्सेलरेट करके यूनिवर्स ट्रैवल करना होगा, तो चलो आगे बढ़ो। जिसके बाद मंकी बहुत ही एक्साइटेड होता है और वो भी आगे बढ़ जाता है, उसकी स्पीड इंक्रीज होने लगती है और वो आसानी से लाइट स्पीड में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो स्पेस में गायब हो जाता है। लू फेंग सामने की तरफ सीन को देख रहा होता है और वो कहता है कि डोकू अपने यूनिवर्स ट्रेवल को यूज करके आइसेल स्टार से दूसरी जगह जा सकते हैं और दूरी भी देखा जाए तो भी थोड़ा सा दूर है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के लिए नॉर्मली हमें 10 डेज से लेके आधे महीने तक फ्लाई करना होगा और यूनिवर्स ट्रिबल वहाँ पे ऑकर आते रहते हैं। और इसी बीच अगर मंकी फ्लाई करते हुए वहाँ जाएगा तो वो इतना अटेंशन गेन नहीं करेगा और वो कहता है कि ये सभी लक पे डिपेंड करेगा और वो सोचता है कि चलो आशा करता हूँ कि उसके पास गुड लक हो क्योंकि वहाँ पे उसका अंदर का एक स्लेव मेटल बोर्ड को लाने वाला है। अगर यहाँ पे वो नहीं कर पाया तो कम से कम उसे उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी और अगर लू फेंग यहाँ पे उस एरिया में अंदर जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक है और लू फेंग ब्लाइंडली खुद को ऐसे वहाँ पे नहीं ला जा सकता है। यहाँ पे हमें सीन चेंज कर 16 मिलियन किलोमीटर दूर के आइसेल स्टार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ पे एक यूनिवर्स स्पेस रिपल अपीयर होता है और उसी के साथ मंकी भी आ जाता है और वो अपने स्कैनर को भी एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे हमें मंकी को दिखाया जाता है जो कि जहाँ तक सर्वे लेने लगता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत लंबा अरसा हो गया है और फाइनली यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो कि मेरे मास्टर ने मुझे कहने के लिए कहा है, वरना मैं तो ऐसे ही खाली बैठा हुआ हूँ। वहाँ पे वो सामने देखता है और कहता है कि आखिर ये जगह है कौन सी, ये थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है। और यहाँ पे वो अपने वर्चुअल एडवांस से कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके लू फेंग को वो सारी चीज़ें सिखाता है जो कि वो देख रहा होता है और फिर लू फेंग भी वहाँ के नज़ारे को देख पा रहा होता है। मंकी यहाँ पे बिल्कुल ही क्लूलेस होता है कि आखिर वो किस जगह पे आ चुका है, लेकिन वो बहुत ही ब्रेव था। उसने कभी भी आइसेल स्टार के बारे में नहीं सुना होता है और उसे ये भी नहीं पता होता कि आखिर ये कितना डेंजरस है, लेकिन फिर भी वो अभी बहुत ही आराम से आगे बढ़ रहा होता कॉशियस से कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे वो 16 मिलियन किलोमीटर के पास आ चुका था और अब फिर वो ऐसे ही धीरे धीरे फ्लाई करके आगे बढ़ने लगता है। हमें तब
अभी वहाँ पे दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि दोनों सेक्टर लॉर्ड के डॉक्यूज होते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं और वो दोनों अभी बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं और दोनों से बात कर रहे होते हैं। अब देखा जाए तो उनकी नज़र मंकी की तरफ भी जाती है, लेकिन मंकी ने अपने आप को स्कैनर से ब्लॉक किए हुए था और वो अभी कम्प्लीटली हिडन था। यहाँ पे वो अभी नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। दो डॉक्यूज दोनों हंसते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो फिर से गायब होकर यूनिवर्स ट्रैवल करते हैं और दूसरे एरिया की ओर निकल जाते हैं। फिर यहाँ पे मंकी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है लकली उन्होंने मुझे डिस्कवर नहीं किया, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा आगे बढ़ना होगा। मेरे मास्टर के जो मास्टर है वो बहुत ही डरपोक हैं। ये दोनों तो बंदे सिर्फ सेक्टर लॉर्ड लेवल के बंदे हैं, मैं तो इनको आसानी से मार सकता हूँ और ये तो मुझ पर अटैक भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। फाइनली यहाँ पे फ्लाई करते करते वो आईसेल स्टार में पहुंच जाता है, जो कि अभी तक वो बाहर ही फ्लाई कर रहा होता है और उसे वहाँ पे कोड पे जाना होता है। और अब फिर हमें लुओ फेंग को भी दिखाया जाता है जो कि अभी उन्हीं स्पेल बेल्ट में छुपा होता है और वो भी अपने वर्चुअल वर्स से कॉन्शियसनेस में कनेक्ट होता है। और हमें सीन चेंज कर वर्चुअल वर्स प्राइम रीजन उसके विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आराम से उसको देख रहा होता है। उसे भी पता चल जाता है कि वो आईसेल स्टार में इंटर कर चुका है और वो मंकी के द्वारा हर एक चीज़ को देख पा रहा होता है। अब लू फेंग सामने देखता है और कहता है कि तुम्हें अभी खुद पे डिपेंड करना होगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता कि आखिर वो ब्लैक मेटल बोर्ड कहाँ पे छिपा हुआ है। और अब फिर हमें यहाँ पे सीन चेंज का आईसेल स्टार को दिखाया जाता है, जहाँ के टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड होता है। मंकी भी वहाँ के सरफेस पे लैंड करता है। वो भी यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ तो बहुत ही ठंडी है। वो अपने मिनी स्कैनर से पूरी जगह को कवर कर देता है। वो कहता है कि आखिरकार मेटल का बोर्ड कहाँ है जो कि मेरे मास्टर के मास्टर चाहते हैं, आखिरकार वो है कहाँ। और फिर बताया जाता है कि आईसेल स्टार का जो डायमीटर था वो सिर्फ 8 किलोमीटर था, जो कि बहुत ही छोटा था और वहाँ पे कुछ भी स्टार में डेप्थ मौजूद थी। यहाँ पे मंकी एक रास्ते को चूज करके आगे बढ़ने लगता है। वो अभी स्मॉल स्कैनर को यूज कर रहा था। अब जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था वैसे वैसे टेम्परेचर और भी कोल्ड होता जाता है। लगभग 3000 किलोमीटर के बाद वो फाइनली एक किनारे पे पहुँचता है। वहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे स्टार का गहराई मौजूद है, जो कि एक्चुअली एक पैलेस होता है। वो अपनी आंखों को झपकाता है और देखता है कि सामने से जो एनर्जी निकल रही है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और मंकी वो कहता है कि सामने तो एक टेरिफाइंग वॉरियर है। और यहाँ पे लू फेंग से पूछता है कि मास्टर आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो लू फेंग उससे ऑर्डर करते हुए कहता है कि अपने बड़े स्कैनर को एक्टिवेट करो, तुम्हें यहाँ के पूरे इंटायर स्टार को कवर करना होगा, लेकिन तुम्हें उस पैलेस को अवॉइड करना होगा। तुम्हें यहाँ पे दूसरे पैलेस की ओर जाना होगा और यहाँ पे याद रखना तुम्हें हर एक चीज़ स्कैन करना है। तो यहाँ पे वो भी कहता है ठीक है मेरे मास्टर के मास्टर। यहाँ पे वो इसको डिसअवॉइड नहीं कर सकता था। वो भी अपने बड़े स्कैनर को एक्टिवेट करता है और आगे उस पूरे एरिया को स्कैन करने के लिए निकल जाता है। वो हर एक चीज़ लू फेंग को भेज रहा होता है। और फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जो उन सब नज़ारे को देखकर कहता है कि आईसेल स्टार ये तो मछली बकलैंड मदर नेस्ट के तरह ही लग रहा है। ये सभी एरिया स्टार्स में कुछ के बराबर नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ आइस ही आइस मौजूद है और यहाँ बिना किसी डाउट के ब्लैक मेटल बोर्ड इसी पैलेस में मौजूद होगा। और वो कहता है डेविल सेल मंकी तुम्हें यहाँ पे अच्छे से करना होगा, अपने लार्ज स्कैनर को क्लोज करो और फिर से अपने मिनी स्कैनर को एक्टिवेट करके उस पैलेस में इंटर करो। तो मंकी भी ये करने को तैयार हो जाता है। वो उस पैलेस की ओर आगे बढ़ने लगता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि मंकी वहाँ पे आता है तो वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फील कर पा रहा था, लेकिन वो वहाँ पे लू फेंग के ऑर्डर को रेसिस्ट नहीं कर सकता है। वो यहाँ पे आराम से उस पैलेस में इंटर करने लगता है और दिखाया जाता है कि वो पैलेस बहुत ही बड़ा और खाली होता है। वो वहाँ पर कुछ भी नहीं देख पा रहा होता है और वो स्लोली आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे वो ज़्यादा फास्ट भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा अगर उसने किया तो पावरफुल वॉरियर्स का ध्यान उसकी तरफ आ जाएगी। और अब फिर मंकी को दिखाया जाता है जो कि उसे मिनी स्कैनर से सर्च कर रहा होता है और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जा रहा होता है।
और वो कहता है कि आखिरकार ब्लैक मेटल बोर्ड वो आखिर मौजूद का है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक फॉर्मलेस रिपल फैलने लगती है। वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं, यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे दूसरे रेस के बंदे मौजूद हैं। तो ये देखकर तो मंकी शॉक हो जाता है और कहता है ये अच्छा नहीं है। तो लू फेंग उसे क्विकली ऑर्डर करता है कि अपने लार्ज स्कैनर को यहाँ पे एक्टिवेट करो और पूरे इंटायर पैलेस को यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे भागने से पहले उन सबको स्कैन। तो मंकी भी ऐसा ही करता है और वो यहाँ पे सब चीज़ करने के बाद वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो पर्पस लिखा उस मंकी के पीछे देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, और वो मंकी पे अटैक कर देता है। और अभी के मर्तबा वो अपने आइस के साथ उस पर अटैक करता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक बना देता है, जिसके कारण मंकी भी वहाँ से हिल नहीं पा रहा होता है। और दिखाया जाता है कि उसके सोल इम्प्रिंट्स भी वहाँ पे कंप्लीटली फ्रोज हो जाते हैं, वहीं पे वो मारा जाता है। और दिखाया जाता है कि वो वहीं पे मारा गया होता है और एक्चुअली जैसे ही वो एक सोल स्लेव बना होता है तो वो भी मार जाएगा। और हमें उस पर्पस लाइट हाउस को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये तो दूसरे रेस के बंदे हैं, वो आखिर आईसेल स्टार में क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या लगता है कि वो एक ऑफिशियल होके यहाँ पे आने की हिम्मत कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक आइस स्टैचू जो कि मंकी का होता है वो बन गया होता है, क्योंकि उसे जमा कर ही मारा गया होता है। और अब फिर हमें वर्चुअल यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग उस लार्ज स्कैन को केयरफुली एग्जामिन कर रहा होता है, उस पूरे के पूरे पैलेस को जो कि मंकी ने मरने से पहले स्कैन किया होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो पैलेस आईसेल स्टार स्टोन होता है और लू फेंग ने स्कैन से ये पता लगा लिया होता है कि वहाँ पे एक फिंगर नेल के साइज के जैसा ट्रांसलूसेंट पर्पल स्टोन है। लू फेंग सोचता है कि ब्लैक मेटल बोर्ड इसकी लोकेशन दूसरी जगह तो नहीं ना हो सकती है, लकली ये यहाँ पे उस स्टोन में नहीं मौजूद है। और लू फेंग सोचने लगता है कि यहाँ पे 2 रिनोल्ड ट्रेजर इस आईसेल स्टार में मौजूद है, जिसके कारण कई सारे वॉरियर्स यहाँ पे अपनी जान को रिस्क में डाल के यहाँ पे आते हैं ताकि वो उस ट्रेजर को ले सके। और यहाँ पे अगर किसी ने भी उसको लेने में कामयाब हो गया तो वो फिर से पावरफुल बन सकता है। अब बताया जाता है कि वो पहला ट्रेजर आईसेल स्टार स्टोन होता है जो कि आईसेल ड्यू में ही मौजूद होता है और वहाँ पे काउंटलेस लोकोज ने मिलके उसे एफर्ट से जमा किया होता है, उसे बनाया होता है। और यहाँ पे सेकेंड जो कि वैल्यूएबल मटेरियल्स यहाँ पे होते हैं उनमें कई सारे स्पेशल क्वालिटीज भी होती हैं। और जो फिंगर नेल साइड स्टोन होता है उसकी वर्थ देखा जाए तो वो 2 ट्रिलियन मिक्स एलिमेंट्स होती है, बिलियन नहीं बल्कि ट्रिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लू फेंग कहता है कि लेकिन फिर भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होने के बावजूद ये सबसे ज़्यादा खतरनाक एरिया में से आता है। आईसेल स्टार उन टॉप 6 मोस्ट डेंजरस पैलेस जो कि ब्लैक फ्लावर रीजन स्पॉट्स में है उसमें से एक है। स्पेशली यहाँ की 2 डॉक्यू नाइट्स जो कि यहाँ पे नाइट्स में से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि टियानसी पैलेस लीडर के जितने पावर रखते हैं और इन ग्रेट बीइंग से इतने जल्दी से कोई भी छुटकारा तो नहीं पा सकता है। और लू फेंग यहाँ पे कहता है कि इसी कारण तो यहाँ पे ये इतने पावरफुल होते हैं। और वो सोचता है कि अगर यहाँ पे मुझे ब्लैक मेटल बोर्ड को पाना है तो मुझे उस पैलेस में इंटर करना होगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे वहाँ पे आऊँगा तो मैं वहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाऊँगा। फिर हमें लू फेंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी स्पेस में छिपा होता है और वो भी सामने देख रहा होता है। और वो कहता है कि अगर मैं वहाँ पे डिटेक्ट हुआ और इंटर उस पैलेस में गया तो उसका एक ही मतलब है कि मैं वहाँ पे मारा जाऊँगा। और यहाँ पे लू फेंग उन्हीं 3 सेक्टर लॉर्ड्स के बारे में सोचने लगता है और तभी उसके मन में ख्याल आता है कि लू फेंग के पास तो मूसा क्लैंसमैन की बॉडी भी है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे ब्लैक एनर्जी उसके चारों तरफ रिवॉल्व होने लगती है और लू फेंग नेचुरली अपने आप की नेचुरल एबिलिटी क्लोनिंग टेक्निक को यूज़ करता है। वहाँ पे वो 3.6 मीटर लंबा एक डोकू बन जाता है जिसमें से कि आइस कोल्ड एनर्जी निकल रही होती है। और जैसा कि हमें मूसा क्लैंसमैन के बारे में पता ही है कि वो किसी में भी क्लोन हो सकता है, लू फेंग ऐसा ही करता है। यहाँ पे लू फेंग की लाइफ एनर्जी भी चेंज हो जाती है और वो सिमिलर डोकू की जैसा ही बन जाता है जो कि वहाँ पे पास आउट हुआ होता है। वहाँ पे यहाँ पे वो कहता है अर्थ बॉडी और मूसा बॉडी दोनों यहाँ पे एक ही जैसे थोड़े से दूर से लगते हैं, लेकिन ये दोनों अलग
अलग अलग है, इनकी एनर्जी अलग अलग है। लू फेंग सोचता है कि जब तक मेरे पास ये बॉडी है वो मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और लू फेंग का यही उन सब प्लान में से एक होता है, और यही लू फेंग का सबसे सेफेस्ट प्लान भी होता है, जिसमें कि चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि जब तक वो स्पेशली मेरे बॉडी को स्कैन नहीं करेंगे तब तक वो मेरे बारे में डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि मैं यहाँ पे उनके बीच में कोई और मौजूद हूँ, और यहाँ पर मेरा सबसे हाईएस्ट चांस इसी सक्सेस में मौजूद है। चलो ये आशा करता हूँ कि ये काम करे। जिसके बाद वो बीम ऑफ लाइट बन के उस आई स्टार में चला जाता है, और अब फिर दिखाया जाता है कि लू फेंग बहुत ही जल्दी एक्सलरेट कर रहा होता है। और लू फेंग की मोसा क्लैंसमैन की बॉडी तो वो 20 लेवल ऑफ हेवनली ब्रीज की पावर को रखती है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम्प्लीटली नॉर्मल ऑफिशियल को भी सरपास कर देती है, जिसके कारण लू फेंग आसानी से लाइट की स्पीड में चला जाता है और वो भी यूनिवर्स ट्रैवल कर पाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लगभग 6 मिलियन किलोमीटर स्टार से दूर लू फेंग वहाँ पे अपीयर हो जाता है, जो कि अभी भी उसी लाइफ फॉर्म में मौजूद होता है, और नेचुरली वो खुलेआम स्टार की तरफ बढ़ रहा होता है। वो यहाँ पे इतना स्टूपिड नहीं था कि वो अभी अपने आप को स्कैनर से हाइड करे। अब तभी वहाँ पे एक वॉइस वहाँ पे उसने कहा थी कि बेफाई। अब ये सुनकर तो लू फेंग शॉक हो जाता है, पीछे मुड़कर देखने लगता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पर्पल टाइप बंदा आता है, जो कि 3.2 मीटर लंबा डोकू होता है, जो कि ऑब्वियसली लू फेंग से ज़्यादा फाइन अच्छे डिटेल तरीके से होता है। और वो एक्साइटेड से आके लू फेंग से कहता कि बेफाम, क्या तुमने हमारे टीचर डालासे के बारे में सुना है कि उन्होंने एक दूसरे रेस के वॉरियर को पकड़ा है? तो यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि उन्हें अपनी रिस्पेक्ट को शो कर सकूँ। यहाँ पे लकली लू फेंग ने यहाँ पे कई सारे लैंग्वेजेस को सीख रखा था, जो कि यूनिवर्स में भी मौजूद थे, और यहाँ पे कॉमन डेमन लैंग्वेज के बारे में भी वो जानता था, जो कि स्पेशल लाइफ फॉर्म की रेयरिटी होती है, और लू फेंग इन सब को सीख चुका था। तो यहाँ पे वो पर्पल डॉग को लू फेंग के हाथों को पकड़कर नीचे की तरफ जाने लगता और कहता है चलो चलते हैं, हम लोग वहाँ पे एक साथ मिलकर उसे देखेंगे। तो लू फेंग भी उसको फॉलो करता हुआ वहाँ चला जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि एक ग्रीन एक पर्पल नीचे फ्लाई करके जा रहे होते हैं। अब लू फेंग ने थोड़ा सा प्रिपरेशन बना लिया होता है, और वो जानता था कि यहाँ पे जितने भी डॉक्यूज के रिलेशन हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल लाइफ फॉर्म से और सबकी एंडलेस लाइफ स्पैम होती है, और ये लाइफ स्पैम यहाँ पे नहीं मर सकती हैं, ये आराम से अनडाइंग बीइंग बन सकते हैं, और ये सब बहुत ही लंबे अरसे से एक ही साथ रहा करते हैं, और वो जानते हैं कि इनका हर एक रेस का बंदा इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, चाहे वो एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा है क्यों ना हो। अगर किसी भी एक सेक्टर लॉर्ड के बंदे की जान पे बात बनाए तो पूरे डोकूज ही गुस्सा करेंगे, यहाँ तक कि एक सेक्टर लॉर्ड के कारण वो दोनों नाइट भी आकर उस मर्डर को मारेंगे, और यहाँ पर चाहे कितने भी एम्प्रेस क्यों ना हो वो उन सबको मार देंगे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि लू फेंग और वो बंदा नीचे वहाँ पे आ जाता है, जो कि आइसेल स्टार के पाथवे को फॉलो करते हुए आगे बढ़कर आइस पैलेस पे आ जाता है। हमें पर्पल डोकू को दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग को लिए अंदर आ जाता है। वो कहता है कि टीचर डालासा। लू फेंग भी उसको फॉलो कर रहा होता है, और क्विकली वो उस रीजन की डेंजरस एरिया में आ जाता है, और वहाँ पर स्लिट हाउस आ जाता है, जो कि वहाँ पे होता है, और कहता है कि यहाँ पे इसी बंदे ने इस मंकी को मारा है। अब यहाँ पे हमें डालासा को दिखाया जाता है, जो कहता है यार वो बेफा यहाँ पे आ गए हैं, तुम आ चुके हो। अब यहाँ पे वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन यहाँ पे लू फेंग बहुत ही क्लियर था कि वो अभी इनका कंपेनियन है। अगर लू फेंग का यहाँ पे आइडेंटिटी रिवील हो गया तो यहाँ पे डालासा बहुत ही गुस्सा होगा, फिर वो उससे कहता है कि आके वहाँ पे इस दूसरे रेसेस के वॉरियर की कहाँ है, और वो वहाँ पे आगे बढ़ने लगते हैं। फिर यहाँ पे मोसा लू फेंग सामने देखता है, जहाँ पे एक आइस स्टैचू बना हुआ होता है। अब डालासा उसी स्टैचू की ओर पॉइंट करते हुए कहता है कि ये असल में डेमन रेस डेविल का मंकी है, और इसकी स्ट्रेंथ
आर्टिफिशियल लेवल जितनी है वो आइस जिसमें वो जमा होता है, असल में वो उसी की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। अब लू फेंग भी उसकी तरफ देखता है और वो या उसको वहीं पर लेके आ जाता है। लू फेंग भी उसको फॉलो करते हुए उस मंकी के स्टैचू के पास आता है और हमें वूया को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ देख कर कहता है कि ये मेरा पहला दफ़ा है कि मैं किसी डेविल सेल मंकी को देख रहा हूँ। यहाँ पे तभी एक पर्पस लिटा लू फेंग के पास में आ जाता है, वो भी उससे बहुत ही अफेक्शनेट बात कर रहा होता है। वो कहता है बेफाम तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात करते हो, लेकिन आज के समय में तुम इतना चुप क्यों हो। और वो लू फेंग को ही इस बारे में बोल रहा होता है कि आखिर तुम हमेशा बहुत ज़्यादा बोला करते थे, लेकिन अभी के दरमियान इस मंकी को देखकर तुम यहाँ पे अभी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर लू फेंग थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और वहाँ पे याऊ भी होता है, वो भी उसकी तरफ देखकर कहता है कि यहाँ पे मैंने भी ये महसूस किया कि बेफा आज थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। अब यहाँ पे डाला सा उसके कंधे को रगड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें कोई मुसीबत का सामना किया है। तो लू फेंग कहता है कि नहीं, मैं बस अभी कोई अच्छे मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे उतना बात नहीं कर सकता हम। तो यहाँ पर देख कर डाला सा उससे कहता है कि लगता है कि बेफे थोड़ा सा ट्रबल में है और वो कहता है कि तुम्हें इसके लिए आराम से सोचना होगा, अगर तुम कुछ न कर पाओ तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं कुछ बता सकता हूँ। तो लू फेंग यहाँ पे हामी भरता है और यहाँ पे लू फेंग फील कर पा रहा होता है कि इन सब के ग्रुप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है जो कि बहुत ही पावरफुल था। और लू फेंग सोचता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने डोकूज के बारे में सुनी थी वो सभी ट्रू है। यहाँ पे डोकू बहुत ही विशेष होते हैं इंट्रूडर्स के, लेकिन वो बहुत ही एक दूसरे के प्रति अफेक्शनेट होते हैं एक दूसरे के प्रति। और यहाँ पे जो भी डोकू को मारते हैं वो उनका खरीद कर मारते हैं। फिर यहाँ पे डोला सा इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे खेल सकते हो, अगर यहाँ पे कोई मैटर हुआ तो तुम श्राइन में आके मुझे देख सकते हो। तो वूया कहता है कि ठीक है टीचर। अब लू फेंग भी कहता है कि मैं समझ गया टीचर। अब डाला सा वहाँ से इस्तेमाल करते हुए उस जगह को छोड़कर निकल जाता है और ऐसे देखकर तो लू फेंग को थोड़ा राहत मिलता है। यहाँ पे लू फेंग को पता था कि आखिर डेविल सेल मंकी कैसा मारा गया था, क्योंकि जब वो मरा था तो सामने वाले की पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थी और डाला सा एक कोल्ड और मर्डरस किस्म का आदमी था जो कि बहुत ही पावरफुल था। और लू फेंग नहीं जानता था कि आखिर ये यूनिवर्स में कितने लंबे समय पहले से रहा था। और वैसे भी ये स्पेशल लाइफ फॉर्म से जो कि किसी भी दूसरे रेस पे मेहरबानी नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे 300 मिलियन ईयर लास्ट यहाँ पे एक बंदा बॉर्न हुआ था, मतलब एक को बॉर्न होने में भी बहुत ही लंबा समय लगता है। लू फेंग कहता है कि डाला सा उन सारे फर्स्ट 9 प्रोड्यूस बेइंग में से है जो कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से रह रहे हैं, जो कि बेफा और वूया से भी बहुत पहले के बंदे हैं और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ताकतवर हैं, जो कि बेफा और वूया भी इसको अपना टीचर बुलाते हैं। सीन चेंज का में लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसी आइस स्टैचू के सामने देख रहा होता है और मंकी को वो देख पा रहा होता है। दिखाया जाता है कि उसके बगल में एक लेकियन वॉरियर जो कि दूसरे रेस का होता है वो भी होता है और ये सभी ह्यूमन वॉरियर होते हैं। वहाँ पे एक और होता है जो कि ह्यूमन वॉरियर होता है, सभी फ्रोजन होते हैं और सबके सोल को डेथ तक फ्रोज करके मार दिया गया होता है, बस उनके बॉडी को रखा गया होता है बस ऐसे ही शोकेस के लिए, ताकि सब लोग आके इसको देख सके। वूया केयरफुली उस मंकी को एग्जामिन करने लगता है और कहता है कि ये मंकी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये पहली मर्तबा है कि मैंने इसको रियल लाइफ में देखा है, नहीं तो मैंने सिर्फ इसको वर्चुअल वर्ल्ड में ही देखा है। तो ये सुनकर लू फेंग सोचने लगता है कि क्या वर्चुअल वर्ल्ड में, अब वर्चुअल इसको देखा जाए तो एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी इस वर्ल्ड में होती इस यूनिवर्स में, लेकिन फिर भी ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। लेकिन अर्थ पे देखा जाए जैसे अर्थ पे क्वांटम कंप्यूटर होता है जो कि उन सबको एंशिएंट शिप के रिमेन्स से मिली होती हैं, वो सभी वॉर गॉड साइन में बनी होती हैं और ये एक कॉमन टेक्नोलॉजी होती है जो कि चारों तरफ फैली होती है। ये पूरे के पूरे गैलेक्सी आराम से यूनिवर्सेस को जोड़ सकती हैं। और यहाँ पे लू फेंग समझ जाता है कि यहाँ पे डोकूज ने भी अपने वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट कर लिया होगा इस आइस हेल स्टार में रहते हुए, जो कि बहुत ही आसान है और इनके पास भी कई सारे क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे जो इनका जनरेशन टू जनरेशन पास होते होंगे
होंगे और जितने भी इंट्रूडर्स जो कि बाहर से आए होते होंगे उनके पास तो क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे ही, उन्हीं को लूटकर उन्होंने इंसाइड सिस्टम को बनाया होगा। वुया कहता है बेफा यहाँ पे चलो, हमें श्राइन की तरफ जाना होगा, वहाँ पे टीचर ने जो टेक्निक बनाया है वो सच में बहुत ही कंप्रेस है। तो लू फेंग कहता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे अभी यहाँ पे अकेले चलने का मन है। तो यहाँ पे जहाँ पे वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये टेक्निक उन्होंने जो बनाया है वो हम पे सूट करता है लेकिन तुम पे नहीं। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता है कि आखिर वो क्या कह रहा है, लेकिन लू फेंग समझ जाता है कि वो असल में ग्रीन और पर्पल डोकूज के बारे में बोल रहा होगा, क्योंकि वो टेक्निक को सिर्फ पर्पल डोकूज ही सीख सकते हैं, ग्रीन उसको नहीं सीख सकते। इसके बाद वुया उससे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और अभी हमें पता चलता है कि असल में वुया एक लड़की होती है। और फिर यहाँ पे लू फेंग रिलैक्स करते हुए कहता है कि मेरा लक सच में अच्छा है, मैं यहाँ पे नहीं चाहता था कि आखिर मेरा क्या होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे आगे बढ़ते रहना होगा, मुझे उस ब्लैक मेटल बोर्ड को लेना होगा। जिसके बाद वो उस पैलेस से फ्लाई करके आगे बढ़ने लगता है। हमें सीन चेंज कर उसी श्राइन के लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डाला सा अपने पैर को क्रॉस करके आइस फ्लोर पे बैठा हो रहा था। उसके पास अंदर से कई सारे फॉर्मलेस गॉड एनर्जी निकल रही होती है जो कि पूरे पैलेस को घेरे हुए था और हमें स्माइल करते हुए दिखाया जाता है, जो कहता है वुया तुम यहाँ पे टेक्निक श्राइन में आए हुए हैं। और बेफा वो अभी 10,000 आइटम श्राइन में गया हुआ है और वो कहता है वुया उसके साथ कुछ ना कुछ गलत है। वो ये जानती है कि अभी बेफा यहाँ पे अच्छे मूड में नहीं है, इसी कारण वो उसे कंपनी नहीं दे रही है और वो अभी टेक्निक श्राइन में चला गया है। अब वो सोचता है कि आगे शायद उसे कोई प्रॉब्लम होगी, इसी कारण वो ऐसा बिहेव कर रहा है। जिसके बाद वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बाकी सभी वर्चुअल वर्ल्ड में जाके दूसरे डॉकू से बात करने लगते हैं। यहाँ पे डॉकू जो कि स्पेशल लाइफ फॉर्म होते हैं वो लंबे पीरियड्स के अनुसार वो यहाँ पे सबको एक्सप्लोर करते हैं और देखा जाए तो उनमें से 99% को वो पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उनमें से कई को मारकर वो उनके ट्रेजर और आइटम्स को रख लेते हैं। और डालासा ने भी ऐसा ही किया होता है, उसके आइटम्स श्राइन में लगभग 10,000 आइटम्स रखे होते हैं, उन्हीं सब में से ब्लैक मेटल बोर्ड भी रखा होता है। और फिर हमें श्राइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग पहुँच जाता है और लू फेंग अपने उसी स्कैनर की मदद से वहाँ पे आया होता है जो कि मंकी ने पूरे पैलेस को स्कैन किया होता है। उसे पहले ही पता चल गया होता है कि ये पैलेस कैसे बना हुआ है। फिर लू फेंग आगे बढ़ता है और कहता है कि अभी के मर्तबा ये सिर्फ एक लक है और वो एक गोल्ड क्राउन में स्टेप इन करता है। वहाँ पे पहले से ही कई सारे बंदे मौजूद होते हैं और वहाँ पे बंदे नहीं बल्कि आइटम्स मौजूद होते हैं जहाँ पे लगभग हर एक चीज़ वेपन आर्मर स्पेशल मटेरियल ये सब होते हैं जो कि लू फेंग के लिए उतना वर्थ इट नहीं लगते हैं, लेकिन वो बाकी सब के लिए वर्थ इट रखते हैं। लू फेंग अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ब्लैक मेटल बोर्ड मुझे तो यही चाहिए जो कि मैं थर्ड मेटल बोर्ड होने वाला है और लू फेंग उसको खोजने लगता है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते क्या लू फेंग उस ब्लैक मेटल बोर्ड को सक्सेसफुली पा पाता है या फिर नहीं, और क्या उसे लेकर लू फेंग वहाँ से आसानी से निकल पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।